हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, इस समय जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 13 जनवरी को होने वाला है। तो अभी आप लोगों का प्रेजेंट टाइम में हमने प्रीवियस ईयर और प्लस गेस पेपर का मॉडल पेपर स्टार्ट किया है, जिसमें से आप लोगों का पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 जो लॉन्ग क्वेश्चन का है, पार्ट 1 लॉन्ग क्वेश्चन यानी सेक्शन सी, किसकी बात कर रहे हैं हम, लॉन्ग क्वेश्चन यानी सेक्शन सी में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये 3 वीडियो आप लोगों का हो चुका है। और आज से मैं आप लोगों का सेक्शन बी स्टार्ट करने जा रही। स्टूडेंट देखिए, कल मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो इस वजह से मैं क्लास आप लोगों को नहीं दे पाई। तो आज जो है आप लोगों का जो है मैं सेक्शन बी स्टार्ट कर रही हूँ। और लॉन्ग क्वेश्चन मेरे ख्याल से लगता है कि मैं 7 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को लगभग 5 या 7 क्वेश्चन आप लोगों को हमने लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया है, तो वो उतना आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए पर्याप्त है। तो ठीक है, तो आज से हम आपको सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए कौन सी क्लास की बात हम कर रहे हैं, तो बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर, और सेक्शन कौन सा है आप लोगों का जो है सेक्शन बी है। तो अगर आप लोगों में से सेक्शन जो है सी नहीं देखा है, तो आप लोग वीडियो को स्किप करके पहले जाकर लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद अभी भी आप लोग के पास पर्याप्त समय है, लॉन्ग क्वेश्चन का 3 वीडियो है वो देख लीजिए। और प्लस आज ये क्या है, चौथा वीडियो जो है आप लोगों का पार्ट 4 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन का है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए, यानी संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास ऐसी क्रियाओं की ओर संकेत करता है जिसमें चिंतन, ध्यान, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, संकेतीकरण, नियोजन, अमूर्तकरण, तर्क, समस्या समाधान, सृजन, विभेदीकरण आदि को क्या कहते हैं, शामिल करते हैं। देखिए साधारण भाषा में आप समझ लीजिए कि संज्ञान का मतलब क्या होता है, ज्ञान में, नॉलेज में डालना। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, एक छोटा बच्चा जो है रस्सी और सांप में अंतर नहीं समझ पाता है, लेकिन जैसे ही वो रस्सी और सांप में अंतर करना सीख लेता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ उसका क्या है, संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके संज्ञान में आ गया ना कि नहीं ये रस्सी है, तो रस्सी से हमें क्या है, कोई क्षति नहीं पहुंचेगी या कोई मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन सांप क्या है, सांप काटेगा तो मेरी क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। सांप क्या करता है, काटता है, और रस्सी से हमें कोई क्षति या हानि नहीं पहुंच सकता। तो बच्चे को क्या हुआ, इस बात का क्या हुआ, ज्ञान हो गया। ठीक है, तो ये समझिए एक एग्जाम्पल था। ठीक है, आप देखिए संज्ञान शब्द, ठीक है, संज्ञान जो है अंग्रेजी शब्द कॉग्निशन से बना है, जिसका डिक्शनरी अर्थ होता है ज्ञान। देखिए अभी हमने आपको बताया। फिर क्या, शिशुओं में संज्ञानात्मक विकास का अंकुरण उसके जन्म के 2 सप्ताह बाद से ही प्रारंभ हो जाता है, परंतु वातावरण में विभिन्न उद्दीपकों के अंतर, ठीक है, परंतु वातावरण के विभिन्न उद्दीपकों के अंतर व, ठीक है, वह उन्हें पहचानने की योग्यता जो है 3 माह बाद से ही तीव्र गति से विकसित होने लगती है। यही कारण है कि 3 से 4 माह का शिशु अपनी माता एवं परिचितों को देखकर क्या करता है, मुस्कुराने लगता है। ठीक है, यानी वह पहचानने लगता है कि ये मेरी माँ है, और क्या है, ये मेरे परिचित जन यानी दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी जो भी हैं, तो उनको देखकर क्या करता है, छोटा बच्चा जो है वो स्माइल करता है। ठीक है, अब देखिए परिभाषा क्या है, तो परिभाषा देखिए यहाँ पर क्या है, स्टॉट के अनुसार परिभाषा क्या है आपका, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, संज्ञानात्मक विकास वह क्षमता है जो वह वातावरण में विचार पूर्वक, प्रभावपूर्ण ढंग से तथा सुविधा के साथ कार्य करने की क्षमता रखता हो। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास क्या है, संज्ञानात्मक विकास वह क्षमता है, वह क्या है, जो वातावरण में विचार पूर्वक, प्रभावपूर्ण ढंग से, मतलब कैसे हम किसी कार्य को प्रभाव ढंग से कर सकते हैं और सुविधा के अनुसार कार्य को हम संपन्न कर सकते हैं, वही क्या है, हमारा संज्ञानात्मक विकास है। तो अब देखिए आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बस आप क्या करिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग लिख लीजिए कॉपी पे, और लिखने के बाद इसको बस 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, या वीडियो को ही 2-3 बार देखकर आप लोग चला कर देख लीजिए तो भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम दूसरे प्रश्न की ओर
बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या कर रहा, शारीरिक विकास का अर्थ बताते हुए इसके महत्व को बताइए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या है शारीरिक विकास क्या होता है उसको देखते हैं। तो शारीरिक विकास से तात्पर्य शरीर के सभी आंतरिक एवं बाह्य अंगों के विकास से है। जैसे क्या है आपका, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए जैसे, एक मिनट थोड़ा सा कलर चेंज कर ले पेन का। जैसे देखिए शरीर की लंबाई, भार, शारीरिक अनुपात, अस्थियों का विकास, दांतों का विकास, मांसपेशियों का विकास और आंतरिक अंगों का विकास आदि क्या है इसमें शामिल होता है। ठीक है, आंतरिक अंगों का विकास आदि शारीरिक विकास के अंतर्गत वे सभी कारक भी सम्मिलित होते हैं जो शारीरिक विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं वे सभी क्या है आपके शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए शारीरिक विकास का मतलब क्या हुआ कि फिजिकल डेवलपमेंट, क्या मतलब होता है इसका, तो शारीरिक विकास में क्या है, शरीर के सभी आंतरिक अंग, जैसे आंतरिक अंग में हमारे क्या आएगा, किडनी है, लीवर है, लंग्स है, ठीक है, ये सब क्या है, सब हमारे इंटरनल ऑर्गन है। और उसके बाद क्या है, बाह्य अंग में हमारा हाथ, पैर, नाखून, त्वचा, ये सब क्या है बाहरी अंग है। बाहरी अंग मतलब जो हमको आंख से दिखाई दे। आंतरिक अंग क्या है, वो तो मतलब नेकेड होते हैं, मतलब नहीं दिखाई देते जब तक कि उसका चीड़ फाड़ न किया जाए। तो बाहरी अंग और आंतरिक अंग दोनों अंगों के विकास को ही हम क्या बोलते हैं, शारीरिक विकास बोलते हैं। जैसे आपका क्या है, शरीर की लंबाई आएगी, ठीक है, भार आएगा, शारीरिक अनुपात आएगा, अस्थियों का विकास यानी अस्थियों मतलब हड्डियों का विकास, दांतों का विकास, मांसपेशियों का विकास और क्या है आंतरिक अंगों का विकास। ये सब क्या सब आपके शारीरिक विकास के अंतर्गत है। शारीरिक विकास के अंतर्गत वे सभी भी होते हैं जो क्या शारीरिक अंगों को प्रभावित करते हैं। अब आइए देखिए शारीरिक विकास का महत्व क्या क्या होता है। तो पहला पॉइंट क्या है आपका, शारीरिक संरचना का विकास। दूसरा क्या है, नाड़ी संस्थान का विकास, ठीक है, नाड़ी संस्थान का विकास। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा देखिए मांसपेशियों एवं, ठीक है, मांसपेशियों एवं अस्थियों का विकास। चौथा हमारा क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास। और पांचवा क्या है, सामान्य शारीरिक अवस्था का विकास। तो देखिए ये पांच क्या है आपके महत्व। अब इन पांचों को हमने बारी बारी से देखिए डिफाइन किया है। पहला इसमें क्या है आपका शारीरिक संरचना का विकास। तो देखिए इसमें क्या शारीरिक संरचना में क्या होगा, शारीरिक संरचना बालक के बाह्य व्यक्तित्व का आधार होता है। जो शारीरिक संरचना है वो क्या है, बालक का या किसी भी व्यक्ति का बाह्य व्यक्तित्व का आधार होता है। एक लंबा चौड़ा एवं उत्तम शारीरिक गठन वाला बालक अधिक प्रभावशाली दिखता है, दूसरों को क्या करता है, अपनी ओर भी आकर्षित कर लेता है। जैसे आप ही लोग हो, किसी की अच्छी पर्सनालिटी होती है तो आप क्या कहते हैं, आप उनको वो अपनी ओर आकर्षित करता है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, फिर क्या है दूसरा आपका क्या था, नाड़ी संस्थान का विकास। तो नाड़ी संस्थान में देखिए क्या है, शारीरिक विकास में सबसे पहले नाड़ी संस्थान का विकास होता है, क्योंकि विकास का सिद्धांत ही है मस्तकाधोमुखी विकास, अर्थात सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, ये क्या है आपका नाड़ी संस्थान का विकास हो गया। अब आइए देखिए तीसरा हमारा क्या था, मांसपेशियों एवं अस्थियों का विकास। इसमें क्या है, शारीरिक विकास के अंतर्गत मांसपेशियों एवं अस्थियों का विकास भी आता है। अस्थियां जहां शरीर को एक ढांचा प्रदान करती हैं, वहीं क्या है मांसपेशियां शरीर को सुंदर, ठीक है, कॉमर है, आकार एवं रचना प्रदान करती हैं। ठीक है, जो अस्थियां होती हैं, बोन्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे शरीर को क्या करते हैं, एक ढांचा प्रदान करते हैं। लेकिन वहीं पे जो मसल्स होती हैं वो क्या है, वो सुंदर आकार व रचना प्रदान करती हैं। जैसे अब देखिए बालक के, ठीक है, बालक के क्या है, बालक के हिलने डुलने, उठने बैठने, चलने फिरने, दौड़ने भागने आदि की क्षमता का विकास क्या है, मांसपेशियों के परिपक्वता के कारण ही होता है। ठीक है, तो आप देखिए जो बोन्स होते हैं, जो हड्डियां होती हैं, वो क्या है आपके शरीर को क्या करती हैं, एक ढांचा देती हैं। शरीर को क्या करती है, एक ढांचा देती हैं। और वहीं पे जो मसल्स होती हैं वो क्या है आपके शरीर को क्या बनाती हैं, सुंदर बनाती हैं। ठीक है, एक रचना प्रदान करती हैं। जैसे आप छोटे बच्चों को चलते फिरते दौड़ते आप देखते
हैं ना, तो वो क्या है, आपको अपनी ओर आकर्षित करते, तो वो किन की वजह से, इन मसल्स के विकास की वजह से होता है। ठीक है, अब आइए देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास। अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास में क्या है आपका, देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां विकास के कारण ही बालक के स्वभाव एवं व्यवहार में परिवर्तन आता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के विकास के कारण ही क्या करता है, किसी भी बालक के स्वभाव और व्यवहार में क्या है, परिवर्तन होता है। शरीर में विभिन्न प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो पृथक पृथक अवस्था में क्रियाशील होकर शारीरिक विकास में, शरीर नहीं शारीरिक विकास में क्या करती हैं, अपना योगदान देती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से या पिट्यूटरी यानी जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि, उससे भी क्या होता है, हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जो कि आपके हाइट में जो है योगदान करता है। ठीक है, अब आइए देखिए संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर संतुलित आहार क्या है, और संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि भोजन मनुष्य की सभी आवश्यकताओं में से एक अति महत्वपूर्ण आवश्यक आवश्यकता है। ठीक है, भोजन क्या है, मनुष्य की सभी आवश्यकताओं में से क्या है, एक अति महत्वपूर्ण आवश्यक आवश्यकता है, जिसके बिना जीवन को अधिक दिनों तक नहीं जिया जा सकता। क्या आप भोजन के बिना अधिक दिन तक धरती पर जीवित रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये हम सभी लोग जानते हैं कि जीवित रहने के लिए क्या जरूरी है, जीवित रहने के लिए आपका जो है मतलब भोजन और पानी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर भोजन पानी नहीं मिल रहा है तो आप जो है जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, हाँ देखिए अभी हम आपको क्या बता रहे थे कि जैसे भोजन के बिना क्या है, अधिक दिन तक हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो अब आप आगे देखिए क्या है कि प्रकृति ने, ठीक है, प्रकृति ने क्या किया, प्रकृति ने मानव को क्या है, जन्म से पहले ही उसके पोषण की व्यवस्था माता के स्तनों में दूध भर के की है। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चे का जन्म नहीं होता है, आपका जन्म नहीं होता, उसके पहले ही क्या होता है, माँ के स्तनों में क्या होता है, दूध का जो है मतलब भर दिया जाता है, या दूध का यूँ कह सकते हैं स्राव होने लगता है। फिर क्या है, शैशवावस्था में बालक माता के स्तनों होगा, स्थानों नहीं होगा। यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। स्तनों से दूध पीकर अपना पेट क्या है, भरता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, उसका पाचन अंग विकसित सुदृढ़ होता है। वह दूसरे भोजन यानी तरल आहार, अर्ध तरल आहार और क्या है, ठोस आहार को भी पचाने लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, कोई भी बच्चा है, हम आप में से क्या करते हैं, सबसे पहले जो है माँ का दूध ही पहला आहार होता है ना किसी भी बच्चे का। तो ये चीज़ें हैं। फिर क्या है देखिए, फिर है आपका संतुलित भोजन में पर्याप्त मात्रा में कैलोरी, वसा, खनिज, प्रोटीन, खनिज लवण, ठीक है, विटामिन, जल होना चाहिए। पौष्टिक तत्वों की अधिकता एवं कमी दोनों ही स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं, जैसा कि हम बार बार आप लोगों को बता रहे हैं कि जो पोषक तत्व होते हैं, वो पोषक तत्व की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन व जल, ये सबसे परिपूर्ण जो होता है वही हमारा क्या है, बैलेंस डाइट या संतुलित भोजन कहलाता है। और अगर हमारे भोजन में इनकी अधिकता हो गई तो भी हमारा शरीर बीमार हो सकता है, और इनकी कमी हो जाती है तो भी हमारा शरीर क्या है, बीमार हो सकता है। ठीक है, अब आइए देखिए परिभाषा क्या है आपका। तो परिभाषा है कि संतुलित आहार वह भोजन होता है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति विशेष की शारीरिक मांग, आयु, वजन, क्रियाशीलता अवस्था आदि के अनुसार उचित मात्रा एवं अनुपात में मौजूद हो। जैसा यहाँ पे क्या है, संतुलित आहार क्या है, वह भोजन होता है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व यानी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, विटामिन है, जल है, वो क्या है, व्यक्ति विशेष का मतलब कि हर व्यक्ति के अनुसार, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, सभी की क्या है, शारीरिक मांग जो होती है वो अलग अलग होती है। उनके
आयु के अनुसार, उनके वजन के अनुसार, उनके क्रियाशीलता अवस्था के अनुसार, यानी क्रियाशीलता का मतलब यहाँ पे क्या हो, उनके कार्य करने की क्षमता के अनुसार होता है, वही उचित मात्रा में मौजूद होते हैं, वही हमारा क्या है, आपका संतुलित आहार कहलाते हैं। अब आइए देखिए संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला क्या है, लिंग है, दूसरा है उम्र, तीसरा है शारीरिक क्रियाशीलता, चौथा है स्वास्थ्य, पांचवा है जलवायु एवं मौसम और छठवां है विशिष्ट शारीरिक अवस्था। तो देखिए लिंग में क्या है, मतलब हम सभी लोग जानते हैं कि जो लड़की होती है, ठीक है, जो लड़कियां होती हैं वो क्या है, वो मतलब लड़कों की अपेक्षा, ठीक है, लड़कों की अपेक्षा क्या है, परिपक्वता को जल्दी प्राप्त करती हैं, यानी लड़कियां जो होती हैं वो क्या है, मतलब लड़कों की अपेक्षा जल्दी परिपक्व हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसमें भी बैलेंस डाइट में भिन्नता पाई जाएगी, उम्र एज के अनुसार भी अलग, शारीरिक क्रियाशीलता के अनुसार, यानी जैसा आपका दिन भर का जो कार्य हो करने की क्षमता, जैसे कोई अधिक मेहनती है तो उसकी जो है, उसका जो आहार होगा, मील प्लानिंग होगी वो अलग होगा। फिर स्वास्थ्य के अनुसार, यानी जैसे कोई आपके घर में बीमार है तो उसका जो आप खाना पीना जो बनाएंगे उसमें क्या करें, उसमें भी परिवर्तन आप लाएंगे। तो आप एक जैसा, जैसे कोई अगर बीमार है तो आप एक जैसा खाना नहीं बना सकते, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, आपके संतुलित आहार को जो है परिवर्तित करता है या परिवर्तन डालता है या प्रभावित करता है। जलवायु एवं मौसम का मतलब क्या हुआ कि आप सर्दियों के दिनों में गर्मियों की चीज़ों को आप मतलब नहीं ला सकते हैं, अगर उनका सेवन करते हैं तो यहाँ पे क्या, जैसे मान लीजिए वाटरमेलन, इस समय क्या ठंडी का समय है, तो आप अगर इस समय खरबूजा और हिरमाना खोजेंगे तो आपको क्या होगा, एक का 30 रुपया देना पड़ेगा ना। तो ये क्या है, मौसम और जलवायु भी क्या करता है, बैलेंस डाइट को जो है प्रभावित करता है। इसलिए कहा जाता है ना कि सीजनल, जो चीज़ सीजनल में है उसका क्या है, हमें पर्याप्त मात्रा में जो है, पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त नहीं, पर्याप्त मात्रा में क्या करना चाहिए, सेवन कर लेना चाहिए, ठीक है। अब आइए देखिए विशिष्ट शारीरिक अवस्था, जैसे गर्भावस्था और धात्री अवस्था में, जो गर्भावस्था और धात्री अवस्था की जो महिलाएं होती हैं या माताएं होती हैं, उनका जो डाइट होता है वो क्या है, एक सामान्य लेडी की अपेक्षा क्या होता है, उनका जो है रूप परिवर्तित होता है, यानी उनको अधिक कैलोरी, अधिक प्रोटीन, अधिक वसा, सब कुछ जो है एक नॉर्मल लेडी की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा मतलब दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए हम बॉडी मास इंडेक्स, प्रश्न अगला क्या है हमारा, बॉडी मास इंडेक्स क्या है, यानी जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीएमआई बोलते हैं, ठीक है, सॉरी बीएमआई इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स क्या है, बीएमआई जिसको हम बोलते हैं, यानी क्या है, आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छे वजन का एक अनुमानित माप है। इसकी गणना आपके किलोग्राम में वजन को मीटर वर्ग, ठीक है, मीटर वर्ग यानी मीटर स्क्वायर में आपकी ऊंचाई में विभाजित करके की जाती है, ठीक है। याद रखिएगा कि मतलब इसकी गणना क्या है, आपके किलोग्राम, किलोग्राम का मतलब क्या हुआ, केजी, केजी में मतलब जो वेट होता है वो क्या होता है, किलोग्राम में होता है, जो हमारी ऊंचाई होती है, हाइट होती है, वो क्या है, मीटर स्क्वायर में होती है, विभाजित करके की जाती है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या है नेक्स्ट में कि बीएमआई केवल वयस्कों के लिए है, ठीक है, बीएमआई क्या है, सिर्फ वयस्क के लिए होता है, क्योंकि बच्चे एवं किशोर लगातार क्या होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, जैसे उनकी क्या है लंबाई जो है वो फिक्स नहीं रहेगी, वो बढ़ती रहेगी, इसलिए क्या है, इसमें युवा लोगों के लिए बीएमआई कट ऑफ के लिए मूल्य निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए क्या है, जो बढ़ते हुए युवा किशोर है उनका जो है बीएमआई कट जो है कि मतलब इतने से इतने वजन का होगा तो आप अच्छे हैं, ये सब करना जो कहना या इनका मूल्य निर्धारित करना जो है कठिन होता है, ठीक है। जबकि जिन वयस्कों का विकास रुक जाता है, ठीक है, यानी जिनकी ग्रोथ रुक जाती है, जिनका डेवलपमेंट रुक जाता है, उनका क्या है बीएमआई आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, रुक जाता है, उसमें बीएमआई में वृद्धि आमतौर पर शरीर में वसा की वृद्धि के कारण होता है, ठीक है। जो एक प्रौढ़ व्यक्ति होता है अगर उसका मतलब शारीरिक विकास रुक गया है, जैसे उसकी लंबाई का बढ़ना, तो ये सब अगर रुक गया है, तो अगर वो मतलब उसका शरीर में वृद्धि हो रही है, वो मोटा हो रहा है, तो किसकी वजह से मोटा हो रहा है, वो वसा की वजह से मोटा हो रहा है, ठीक है। फिर क्या, किसी व्यक्ति का बीएमआई निकाला भी जा सकता है, यानी किसी भी व्यक्ति का क्या कर सकते हैं हम, बीएमआई निकाल सकते हैं, बशर्ते, देखिए यहाँ बशर्ते थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग, इसको आप बना लीजिएगा, ऐसे लिखाएगा बशर्ते, ठीक है, ब है ये,
बशर्ते आपको उस व्यक्ति का वजन किलोग्राम में और ऊंचाई क्या सेंटीमीटर में पता होगी, तभी आप उसका बीएमआई निकाल सकते। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कैसे कैसे करके होता है। जैसे 18.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए टाइपिंग में नहीं ले रहा था तो हमने ऐसे केजी, ये हो गया प्रति, ये क्या हो गया आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है, से कम हो, ठीक है। 18.5 मीटर स्क्वायर से क्या हो, कम हो। तो कम हो तो उसमें क्या कर सकते हैं, यानी कोई भी अगर लड़का है लड़की है, अगर उसका वजन, ठीक है, 18.5 केजी प्रति मीटर से कम है तो क्या कहेंगे, तब आपको कम वजन वाला माना जाएगा, ठीक है। और आपको क्या संभवतः कुपोषित माना जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या कि एक नॉर्मल वेट जो है आपका कितना होना चाहिए, 18.5 केजी होना चाहिए, तभी आप क्या है मतलब स्वस्थ में आएंगे। अगर इससे कम है तो यानी क्या है, आपका जो है बीएमआई निकालने पर अगर 18.5 नहीं आता है तब आप क्या है, कुपोषित हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट देखिए, 18.5 से लेकर 24.9 क्या है, केजी प्रति मीटर स्क्वायर जो होगा वो क्या, अगर किसी की वही लड़की का लड़के का जो है मतलब 18.5 से 24.9 किलोमीटर प्रति स्क्वायर तक है, तो क्या है, आप युवा या मध्यम आयु वर्ग के वयस्कों के लिए स्वस्थ वजन सीमा है। यानी ये व्यक्ति क्या है, वो हेल्दी कहलाएगा, स्वस्थ कहलाएगा, यानी उसमें क्या कोई भी रोग नहीं है। अगला देखिए हमारा क्या है, 25 से लेकर 29.9 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। तो अगर 25 से लेकर 29.9 किलोग्राम, यानी 24 से डाक गया, 24 से डाकने के बाद क्या हुआ, 24 के बाद ही आता है ना 25, तो 25 से लेकर 29.9 किलो प्रति ग्राम, केजी प्रति मीटर स्क्वायर, ग्राम नहीं के सॉरी, फिर से देखिए, 25 से लेकर, ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, 25 से लेकर क्या है 29.9 केजी, ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर, इसको मीटर वर्ग या मीटर स्क्वायर कहेंगे। तो आपका वजन क्या है, आप तब आपको क्या है, अधिक वजन वाला माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, 30 केजी प्रति, ये चिन्ह है, फिर क्या है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से अधिक अगर इस किसी का वजन है, मतलब सॉरी बीएमआई निकाला जा रहा है, वजन नहीं बीएमआई निकाला जा रहा है, तब उसमें उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, तब उस व्यक्ति को हम मोटा मानेंगे, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ये 4 पॉइंट ही आपके बीएमआई के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को बीएमआई देखना है कैसे निकाला जाता है तो इसका भी हमने आप लोगों को यूट्यूब पर इसका एक वीडियो बनाया है, ठीक है, तो उसको भी आप लोग वहाँ से जाकर बीएमआई वाला देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, और कल की क्लास जो आप लोगों की रहेगी तो ICMR, ठीक है, ICMR होगा, और इसके अलावा भी आप लोगों को मूल्यांकन क्या होता है, ये सब कुछ और कुछ हम क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट आप लोगों को इसमें जो है समरप करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, क्योंकि देखिए जो है समय, इस समय कितना टाइम जो है आप लोगों का देखिए 4:30 हो गया है, तो हम ये वीडियो अपलोड करते करते आप लोगों को कोशिश है मेरी कि आप लोगों को ये 7 बजे तक वीडियो मिल जाए। हाँ, और प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक, और आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, परेशान बिल्कुल मत होइए। हाँ देखिए, सेक्शन बी आज भी दे देंगे, कल भी दे देंगे, तो आपका जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सफिशियंट मैटर आप लोगों के पास हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिएगा।